मैं कभी सोचा नहीं था कि, क्योंकि इस तरह की इतनी लग्जरी लाइफ जी थी पहले हो, मुझे लगता है हर कोई जीता ही है, घर पे तो सभी शेर होते हैं। ओहो सॉरी सर। मैं हूँ राजस्थान, करौली डिस्ट्रिक्ट से। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में कौन आएगा या हमारा जीवन साथी कौन बनेगा। तो एक उत्तर तो इस कार्यक्रम से और इस तरह के कई कार्यक्रमों से मिला भी है और आगे भी मिलता रहेगा कि वो ये दिल अरमानों से हाउसफुल है, वो पूरा होंगे या नहीं ये डाउटफुल है। वाह। इस दुनिया में हर चीज वंडरफुल है। अच्छा। बट कपिल की लाइफ कीर्ति जैसी वाइफ से ही ब्यूटीफुल है। हाँ, कपिल की लाइफ और कपिल की वाइफ दोनों ब्यूटीफुल हैं। जी। अच्छा। चाहे हम दुकान वाला ढूंढ लेंगे पर चाहिए नॉर्मल। फिर सर वो वाली लाइन याद आती है ना कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें, संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही कार्यक्रम, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक जागरूकता लाने का, समाज को जगाने का और नई नई कहानियों से आप सबको रूबरू करवाने का एक बहुत ही नायाब जरिया है। तो आज भी हमारे इस हमराही कार्यक्रम में दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये दोनों ही जो मेहमान हैं हमारे, वो आज मेरे लिए एक सुखद संयोग है कि ये राजस्थान से ही हैं और राजस्थान के भी भरतपुर के पास एक जगह है डीग, अब ये नया जिला भी बन गया है, वो वहां से हैं और दोनों लोग दृष्टिबाधित हैं, दोनों लोग बैंक में हैं। इतना तो मैं जानता हूं, लेकिन इसके आगे की कहानी मैं भी नहीं जानता। तो फिर आज हमारे इन दोनों मेहमानों की पूरी कहानी आप सबके सामने लाने का प्रयास रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमराही कार्यक्रम और आप तब तक सुनिए रेडियो मधुबन और मुस्कुराइए। स्वागत करते हैं आज के इस हमराही कार्यक्रम में कपिल गोयल जी और कीर्ति गुप्ता जी का। स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, और सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा भी। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तो कपिल जी, हमारे श्रोताओं को जरा बताइए अपने बारे में कि क्या याद है अपने जीवन के बारे में और आजकल क्या कर रहे हैं आप। थोड़ी बहुत जानकारी तो हमने दे दी, लेकिन विस्तार से आप ही बताएंगे। जी सर जी, लाइफ में स्ट्रगल तो खैर सभी के रहता है और ये आपसे बेहतर संदीप जी कोई समझ नहीं सकता। तो स्ट्रगल ऐसे ही मेरी लाइफ में भी काफी रहा जी। और एक्चुअली मैं लेट ब्लाइंड हूँ। जैसा कि एक आंखों में एक समस्या होती है, आरपी, जिसे हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं, तो उससे मैं सफर कर रहा हूँ फिलहाल। और पहले इसके बारे में इतना पता नहीं था, तो मैंने अपनी स्टडी 12th तक, जिसको +2 कहते हैं, तो तब तक मैंने नॉर्मल साइटेड स्कूल से की थी। उसके बाद थोड़ा विजन लॉस होता गया, धीरे धीरे इसमें लॉस होता है विजन। पहले मैं स्पेक्ट्स यूज करता था, लेकिन घर वालों को या कभी किसी को हमें पता नहीं था कि ऐसे ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आरपी की। तो 12th मैंने बहुत पहले ही 2006 में मैंने कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद फिर विजन मतलब आंखों ने ऐसे जवाब देना शुरू कर दिया, तो मैंने स्टडी को ड्रॉप कर दिया था। और हमारा खुद का बिजनेस है गारमेंट्स का, रेडीमेड गारमेंट्स। तो फिर वो मैंने अपने भाई के साथ ज्वाइन किया था बिजनेस। तो ऐसे ऐसे कम से कम 8-10 साल निकल गए। दुकान पे ही अपनी एक शॉप थी, लेकिन मेरी सिस्टर जो कि मुझसे बड़ी हैं, एल्डर सिस्टर नीतू गोयल, तो वो भी सेम प्रॉब्लम से सफर कर रही थी। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। वो मुझसे पहले 4-5 साल पहले बाहर निकल गई थी घर से और उन्होंने पहले जयपुर RNKS में अपने कैरियर को शुरू किया, वहाँ से कंप्यूटर ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, ग्रेजुएशन किया दिल्ली में और वहाँ पे
वहाँ पे वो कंप्यूटर ट्रेनर की उनको जॉब मिली नैब हौसखास में, और 4-5 साल उन्होंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड किया, काफी लोग जानते भी हैं उन्हें। फिर उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया था कि तुम बाहर निकलो, डेली बोलती थी वो मुझे कि तुम बाहर निकलो, प्रूव करो अपने आप को। और फिर एक दिन ऐसा आया कि 2015 एक नवंबर दिन में ऐसा है कि निकल के बाहर। घर से बाहर निकला और मैं ये सोच के निकला था कि अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है। अच्छा। तो कहते ना कि कभी कभी ऐसे बिजनेस में ऑफ सीजन आते हैं कि मतलब काम नहीं होता है, इतना धंधा होता नहीं है। तो एक सीजन ऐसे आते हैं, जैसे अभी जो श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, तो 2015 का ऐसा ही सीजन था कि शॉप पे काम नहीं था, कुछ भी बिजनेस में कस्टमर आते नहीं है। तो मैं जयपुर पापा के साथ गया, निकले तो हम देखने थे कि क्या है वहाँ पे, किस तरह की ट्रेनिंग है, क्या है। लेकिन वहाँ का मैंने वहाँ पे जब छोटे छोटे बच्चों को देखा, मैं उनसे बहुत छोटे छोटे स्कूल चलता है वहाँ पे, बिल्कुल मैं मतलब एक इमोशनल हो गया वहाँ पे जाके। मैंने कहा ये जब इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे, घर से बाहर हैं। तो फिर वहाँ पे एक KL शर्मा जी हैं, अभी भी शायद है वहाँ पे वो। बिल्कुल हैं, तो, बिल्कुल हैं, वयोवृद्ध हाँ, साथी जी। हाँ जी, तो उन्होंने भी काफी मोटिवेट किया कि आप यहाँ रहिए आराम से, और काफी को उन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिए मुझे। तो फिर मैं, बहुत मुश्किल तो था, अब इतनी घर से इतना बढ़िया, मतलब हमारा बैकग्राउंड, हम कोई भी अगर अपने इतने अच्छे घर से जाए और फिर इस तरह की हॉस्टल लाइफ में रहे तो थोड़ा मुश्किल होते हैं। कहते हैं कि ब्लाइंड की लाइफ में 2 ही चीजें सबसे मुश्किल होती हैं, तो हॉस्टल लाइफ और ट्रेवल। ये मुझे लगता है ब्लाइंड ही नहीं, किसी की भी लाइफ में, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, ये सबसे ज्यादा मुश्किल यही चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो वहां से फिर मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग उस टाइम पे 6 मंथ की होती थी, तो वहां से अपनी जर्नी की शुरुआत की। उसके बाद फिर 2016 में दिल्ली आ गया मैं, और दिल्ली से फिर मैंने 10 साल बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया ग्रेजुएशन में, जो काफी बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। 2006 के बाद 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, वो बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि ऑलरेडी टाइम काफी निकल गया है, तो मुझे ओपन से इसको करना है कि साथ में मैं कुछ जॉब भी कर सकूं और कुछ एडवांस कंप्यूटर सीख सकूं। मुझे टेक्नोलॉजी से मुझे काफी लगाव था शुरू से, तो मैंने एडवांस कंप्यूटर वहां से AICB से और BRA से, मतलब काफी मैंने एडवांस कंप्यूटर सीखा। फिर मुझे भी 2019 में एक समर्थनम में NGO है वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे एज अ कंप्यूटर ट्रेनर की जॉब मिली, और तो मैंने वहाँ पे 2019 में ज्वाइन किया। काफी लोग जानने लग गए थे, और 2021 दिसंबर तक मैंने वहाँ पे जॉब की। तब तक मैं काफी एग्जाम भी देता रहा कॉम्पिटिटिव, और 2022 में फिर SBI में मेरी जॉब लग गई थी क्लरिकल में। तो फिलहाल मैं 2024 में 2022 जून में। अच्छा। तो फिर मैंने, हाँ जी, तो उस टाइम पे वो एग्जाम पास किया, और तो अभी फिलहाल मैं एज एसोसिएट वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। कौन सी बैंक में बताया आपने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ SBI में आप? ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो भाई काफी संस्थाएं घूम लिए आप, और काफी सारे काम भी कर लिए आपने, यानी अच्छा खासा जिंदगी का अनुभव एक ऐसे लड़के ने लिया जो आमतौर पर, मतलब जिसका घर से निकलने का कोई मन नहीं होता था किसी तरह का। मैं कभी सोचा नहीं था कि, क्योंकि इस तरह की इतनी लग्जरी लाइफ जी थी पहले, हो मुझे लगता है हर कोई जीता ही है, घर पे तो सभी शेयर होते हैं। तो इतनी लग्जरी लाइफ जीने के बाद फिर इस तरह का हॉस्टल में थोड़ा चैलेंजेस काफी होते हैं। लेकिन ये सोच के गए थे कि, मैंने ये सोचा था कि जब जॉब लग जाएगी तभी मैं घर वापस आऊंगा, और मैं यही सोच के गया था कि फिर, लेकिन काफी प्राउड फील होता है कि जॉब मिली मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो श्रोताओं, अभी कपिल जी के बारे में आपने सुना, और इन्होंने अपनी सिस्टर का जिक्र किया, नीतू जी का। अगर आप लोगों की याददाश्त अच्छी हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके साथ भी हम हमराही का एक एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो ये भी एक इत्तेफाक है कि करीब 39-40वां एपिसोड उनके साथ शायद किया था हमने, और 80वां प्रोग्राम आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट है आपका, था इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम बस आप सबकी बदौलत ही चल रहा है। अगर हमारे आप जैसे साथी अगर इसमें नहीं जुड़ेंगे तो फिर कार्यक्रम भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं हमेशा आह्वान करता हूं कि आगे होकर के जो भी साथी इस कार्यक्रम को सुनते हैं वो हमराही कार्यक्रम में अपनी कहानी बयां करने के लिए अगर आना शुरू करेंगे तो फिर ये कार्यक्रम और ज्यादा अच्छा बन पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, अब बहुत सारी बातें कपिल जी से तो फिलहाल हो गई। अब
क से कपिल जी और कर से ही कीर्ति जी। तो कीर्ति जी आप भी जरा बताएं कि कैसे ब्लाइंड फील्ड में आना हुआ आपका, और कैसे कब ब्लाइंड हुए आप, और फिर कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, और आजकल क्या कर रहे हैं जी। जी सर कपिल जी ने वास्तव में बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, तो सेम थोड़ा सेम मेरे साथ भी सेम यही रहा है कपिल जी की जैसा ही। तो आरपी ही, मुझे भी आरपी की ही प्रॉब्लम है। और जो मेरी स्टडी का है, तो मैंने जो ग्रेजुएशन है वो 2016 में कंप्लीट की थी। और मेरा जो कॉलेज है वो नॉर्मल ही हुआ है। मतलब मुझे था कि मैं खुद से ही कॉलेज जाना, आना जाना, लिखना, सारा काम खुद से ही कर सकती थी। अच्छा। तो हाँ जी सर, तो 2016 के बाद मेरा थोड़ा विजन डाउन होने लग गया धीरे धीरे करके। तो उसके बाद क्या, मैं 2 साल तक ऐसे ही घर में रही थी, 2017 और 18 के जुलाई मंथ तक इतने में रही थी। तो वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई फरिश्ता आता है हमारी लाइफ में हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमें आगे रास्ता दिखाने के लिए। बहुत सही कहा, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ही मेरे पापा के फ्रेंड के भी फ्रेंड हैं जिनका नाम है राम भरोशी शर्मा, जो कि ये जयपुर में है ना, कल्याण संघ, राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, उसके भी वो कमेटी मेंबर हैं। आपके भी वहीं से शुरुआत हुई। हाँ जी तो आरबी अंकल जो है वो पीएनबी में है, ही इज ऑल्सो ब्लाइंड। तो उनको देख के, मैंने उनको देखा तो बैंक में, वो हमें अंकल जी बैंक में लेके गए थे अपने में, पीएनबी बैंक में। तो मैंने उनको देखा था वो कंप्यूटर पे काम कर रहे थे। तो सर मेरे मन में तभी से मैंने एक गोल कर लिया कि मुझे भी बैंक में ही जाना है, जैसे अंकल जी कर सकते तो मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर वहीं से फिर मैंने आरएन कैसे ही बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया, और फिर आगे बैंकिंग एग्जाम देती रही। इसके बाद 2022 में मैंने राजस्थान में ग्रामीण बैंक है, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जो कि अब सब मर्ज हो गए, आरजीबी हो गया। तो मैंने वहाँ एज ए क्लरिकल वहाँ पे ज्वाइन किया था 17 फरवरी 2022 को। और लकीली मेरा एसबीआई पीओ में भी सिलेक्शन हो गया सेम ईयर में। क्या बात है भाई साहब। हाँ जी। तो सर मैंने वहाँ से स्विच करके 3 जुलाई 2023 को एसबीआई एज ए पीओ ज्वाइन किया। ये सर 3 जुलाई 2023। 3 जुलाई 2023। हाँ 2023। अच्छा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कीर्ति जी कि भाई आप कहाँ से हैं? ओहो सॉरी सर मैं हूँ राजस्थान करौली डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, करौली से हैं आप, मतलब पड़ोस में ही है लगभग, भरतपुर, करौली, डीग, ये सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फैमिली के बारे में जरा बताइए, फैमिली में भी क्या किसी को रही है इस तरह से आंखों की दिक्कत, या आप पहले व्यक्ति रहे हैं? कीर्ति जी, आपके परिवार में किसी और को भी रही है ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम, या आप ही पहले व्यक्ति हैं? नहीं सर, हमारी पूरी फैमिली में किसी को भी नहीं है, बस एक मुझे ही है ये प्रॉब्लम आरपी की। अच्छा। हाँ जी। तो फादर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर, सर हमारी जॉइंट फैमिली है, मेरे फादर और मेरे छोटे वाले अंकल, हमारा वो सब्जी का ये बिजनेस है सर हमारा। अच्छा, बहुत खूब। तो श्रोताओं, देखिए, लगभग 2016 में ही एक संस्था में कपिल जी का जाना हुआ, और 2016 में ही उसी संस्था से कीर्ति जी का जुड़ना हुआ। दोनों एसबीआई बैंक में हैं, दोनों अच्छी पोस्ट पे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब दोनों लोगों के परिवार भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और दोनों लोगों का नाम भी सेम अक्षर से शुरू होता है। तो काफी सारी, दोनों की जॉब भी सेम ईयर में लगी, मतलब काफी सारी समानताएं हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए कि अक्सर हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में कौन आएगा या हमारा जीवन साथी कौन बनेगा, इस बात को लेकर के हम सोचते रहते हैं। तो एक उत्तर तो इस कार्यक्रम से और इस तरह के कई कार्यक्रमों से मिला भी है, और आगे भी मिलता रहेगा, कि वो ये, जहां कहानियां सेम चलती हैं, वहां पर आमतौर पर मतलब रिलेशनशिप बनने के जो चांसेस हैं वो कुछ ज्यादा हो जाते हैं। तो जरूरत यह है कि आप भी पहचाने इस तरह से अपने जानने वालों को, और फिर प्रयास अगर करते रहें तो फिर आपको भी आपके जीवन साथी जरूर मिलेंगे।
क्यों कपिल जी? जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो अब कपिल जी, काफी सारी जगहों पर आपने काम किया, उस दौरान आपने मतलब ब्लाइंड फील्ड को लेकर के क्या महसूस किया? ब्लाइंड फील्ड को लेकर के सर मैं बहुत लोगों से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव कर लिया। ये मेरा पर्सनल मतलब ये मैं कोई ऐसे प्राउड के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद को ये अच्छा लगता है कि मैंने कम समय में काफी लोग मुझे भी जान गए और मैंने भी बहुत लोगों को जान लिया। और मैंने ये फील किया सर इस ब्लाइंड कम्युनिटी में कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। बहुत सारे ऐसे, जैसे कि मैं समर्थनम में मैंने काम किया, तो समर्थनम के जो फाउंडर हैं डॉक्टर जी के महांतेश, तो जब मैं उनसे मिला, उनकी पर्सनालिटी, और आपने तो शायद उनके इंटरव्यू भी किए होंगे, और उनकी जो पर्सनालिटी है वो एक ही बात कहते थे हमेशा जब भी मिलते थे कि कपिल, इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वही है जो बंदा टैक्स पेयर है, मतलब हर किसी को टैक्स पेयर होना चाहिए। तो ये लाइन मुझे उनकी अभी तक याद है। और वो इतना मतलब डाउन टू अर्थ है अभी भी, जबकि यहाँ तक उन्होंने अचीव कर लिया। एक फाउंडर है एक एनजीओ के और काफी कुछ, इसके अलावा वो ब्लाइंड क्रिकेट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और बिल्कुल। तो मैं तो उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। ऐसे तो और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने ये फील किया है, जरूर किया कि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आपने, जैसे मैंने सोचा था सर कि जब मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने शुरू किए थे कि मुझे यार बैंक की नौकरी करनी है और बैंक में भी स्टेट बैंक एसबीआई की नौकरी करनी है। तो लेकिन मैंने मतलब ये सोचा था, और लेकिन ये है कि जो आप सोचोगे ना, और आप इतना मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ अगर सोचते हैं तो जरूर आप अचीव करोगे वो चीज। ये मैंने जरूर ऑब्जर्व किया सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कहा। तो बैंक की जॉब में कोई मुश्किल आती है आजकल जो काम कर रहे हैं आप? सर मुश्किल तो इतनी है कि मैं मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलों से इंसान सीखता है। चैलेंजेस, जब फर्स्ट डे से मैंने ज्वाइन किया था तो बैंक मैनेजर जो अधिकतर लोगों से सवाल करते वो मेरे से भी उन्होंने किया कि आप बैंक में क्या करोगे, आपको तो दिखाई देता नहीं, आप कैसे एटीएम इशू करोगे, आप कैसे चेकबुक इशू करोगे, आप कैसे कस्टमर को हेल्प करोगे। उन्होंने 50 सवाल कम से कम किए मेरे को। मेरा जवाब उनको सिर्फ एक ही था कि सर आज मेरा बैंक में पहला दिन है, और जब कोई नॉर्मल पर्सन, दिखने वाले लोग आते हैं, वो भी 3, 4, 5 दिन बैंक में ऑब्जर्व करते हैं, मुझे भी ऑब्जर्वेशन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और मैं अपने पहले दिन, मैं बाकी लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ जो बैंक ज्वाइन करते हैं या बाकी इस तरह का जॉब ज्वाइन करते हैं या कंप्यूटर वर्क है, मैं पहले दिन से अपना लैपटॉप कैरी करके ले गया था, क्योंकि सिस्टम बैंक का जो सिस्टम है वो पहले दिन से नहीं मिलता है आपको, वो कुछ दिन बाद मिलता है। तो लैपटॉप लेके गया। सर ने बोला आप लैपटॉप में क्या करोगे, क्या करते हो? मैंने कहा सर इस पे मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये सारे काम कर सकता हूँ, मेरे फ्रेंड करते हैं। उनको बिलीव नहीं हुआ। उन्होंने बोला क्या करोगे? मैंने कहा आप मैं पहले ही फ्रेंड से अपनी बात करके गया था। मैंने बोला कि आप मुझे कॉलिंग का डेटा दे दो मेरी मेल पे, तो मैं कस्टमर्स को कॉल करके बैंक का बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करूंगा। जो बैंक का सबसे ज्यादा मोटिव बिजनेस बढ़ाना ही होता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर लोगे? मैंने कहा कर लूंगा सर। उन्होंने मेरे को डेटा दे दिया मेरी मेल पे, और मैंने पहले दिन से स्टार्टिंग में कॉलिंग शुरू की, कस्टमर्स को भी हेल्प करता था। तो फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि ये काफी कुछ कर सकता है, तो उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया, जो काफी टाइम लगता है, कुछ लोगों को तो अभी तक मिला नहीं। लेकिन आपके पास अगर स्किल्स है, कॉन्फिडेंस है, आप कन्विंस कर सकते हो अपने मैनेजर को, अपने बैंक के स्टाफ को, तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो मेरे पास वो कन्विंसिंग स्किल्स थी शुरू से, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। तो मेरे को विद इन 1 मंथ जॉब मिल गया था, बैंक का पीसी भी मिल गया था, और आज मैं पूरे स्टाफ के साथ आंख से आंख मिलाकर काम करता हूँ। तो ये मुझे प्राउड फील होता है। वही अक्सर, क्योंकि कई बार ये सुनने में आता है ना कि भाई बैंक में हमें प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स नहीं मिल पाते हैं, सिस्टम नहीं मिल पाता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो इसलिए मुझे ये प्रश्न आपसे पूछना पड़ा। एक्चुअली क्या होता है, चीजें सर अपने अकॉर्डिंग हमें कभी भी ना कहते ना कि अब खाना भी हमें कभी अपने अकॉर्डिंग मिलता नहीं है, हमें प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। तो आपके पास वो स्किल्स और वो सब कुछ होना चाहिए कि आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर सको। बिल्कुल ठीक कहा। तो चलिए कपिल जी, अब सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। बैंक की नौकरी तो मिल गई और ब्लाइंड फील्ड में आप
काफी कुछ अचीव भी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप कर चुके आने के बाद। लेकिन कीर्ति जी को अचीव कैसे किया, मतलब कीर्ति जी से मिलना कैसे हुआ, जरा ये बताइए। ये जो मुद्दे की बात आपने कही, और मेरा इससे जरूर पहले एक ही लाइन में जरूर कहना चाहूंगा कि 4 लाइन में जरूर बोलना चाहता हूँ इससे पहले कि बिल्कुल ये बिल्कुल दिल बिल्कुल। ये दिल अरमानों से हाउसफुल है, वो पूरा होंगे या नहीं ये डाउटफुल है। वाह। इस दुनिया में हर चीज वंडरफुल है, अच्छा। बट कपिल की लाइफ कीर्ति जैसी वाइफ से ही ब्यूटीफुल है। हाँ, कपिल की लाइफ और कपिल की वाइफ दोनों ब्यूटीफुल हैं। जी। देखो सर, लाइफ में, क्योंकि मैं जब दिल्ली में था और मैं समर्थनम के साथ जुड़ा था, तो मैं काफ़ी इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच देता था और काफ़ी मैंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए जिससे मोटिवेट करता था लोगों को। और मैं एक ही बात कहता कि लाइफ में इंसान को 3 ही चीज़ चाहिए, नेम, फेम एंड मनी। और मुझे लगता है कि वो अभी तक मुझे मिल गया है, तीनों चीज़। तो और बाकी लोगों को भी, सबको मिलता है, लेकिन सबको टाइम लगता है। और अगर आप में जज्बा है कुछ करने का तो जरूर, जैसे कि मैं तो कुछ नहीं आपके सामने, आपको तो और भी मुझसे ज्यादा लोग जानते हैं, तो नहीं ठीक है, तो ऐसा कुछ वही नहीं है जी। जज्बा, अगर आप किसी के पास भी अगर जज्बा है तो वो सब कुछ कर गुजरता है। और जी। आपने पूछा कि हमारी कहानी कैसे शुरू हुई, तो काफी एकदम फिल्मी टाइप की कहानी जैसा कि होती है। तो हम दोनों एक दूसरे को सर पिछले 3-4 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और कोइंसिडेंट की बात ये थी कि आपको भी पता होगा कि मेरी जब एंगेजमेंट हुई थी तो उससे शायद 15-20 दिन पहले मैंने रिकॉर्डिंग क्लब पे इंटरव्यू दिया था। अब अपने उसका मतलब मैट्रिमोनियल मीट में, परिचय सम्मेलन में जी, ऑनलाइन परिचय सम्मेलन में 15 दिन पहले ही दिया था, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मेरी शादी, जिससे हम मैं लोग चाह लकी थे आपके लिए, हम लोग लकी थे। लकी थे, एक लकी टाइम था। हाँ, मैंने ये दिया था। और रेडियो रन का भी एक प्रोग्राम है, उस पे भी मैंने ये किया था। तो जी। लेकिन कहते हैं कुछ इस तरह की सुपरस्टिशंस और ये हो जाते हैं कि हम वो करते हैं तो फिर हमें मंजिल मिल जाती है। तो मुझे कपिल जी जब पता चला, मैंने कहा यार अभी तो वो हमारे प्रोग्राम में आकर के गए हैं, तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ था। मैंने कहा जी 3 साल से हम एक दूसरे को जानते थे। और एक कॉमन, एक्चुअली क्या है कि मेरी वाइफ का एक फ्रेंड है, तो राजस्थान से ही है वो, तो मेरे बैच में आया हुआ है SBI में। तो तरुण बंसल हैं वो, तो उन्होंने मुझे पूछा कि यार, वो मेरे बैच में ट्रेनिंग हो रही थी हमारी बीकानेर में। उन्होंने मेरे से कहा कि आप उसको जानते हो कि यार कपिल जी, कीर्ति गुप्ता को? मैंने कहा नाम सुना है, मैं जानता हूँ। फिर उन्होंने ऐसे बातचीत कराई, बातचीत फोन पे शुरू हो गई, तो धीरे धीरे सिलसिला रहा कि बातचीत यहाँ तक पहुंच गई। फिर मेरा शुरू से मानना था कि मुझे अपने कल्चर में ही, मतलब शादी हो जाए, अपने राजस्थानी कल्चर हो, सेम कास्ट मिल गई, हम लोग जैसे बनिया है, अग्रवाल हैं दोनों, सेम कास्ट है, सेम कल्चर, सेम डिपार्टमेंट मिल गया। तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कि क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन चैलेंजेस इतने थे कि सर, आपको पता है कि हर ब्लाइंड के साथ ये थोड़ा सा दिक्कत है कि फैमिली सबको मतलब चाहिए कि अच्छा चाहिए, मतलब कि सबको नॉर्मल चाहिए, साइटेड चाहिए। तो मेरी फैमिली तो कन्विंस थी, मेरी फैमिली का कोई मसला नहीं था कीर्ति को लेके। लेकिन इनकी फैमिली को थोड़ा सा मसला था कि कोई नॉर्मल लड़का मिल जाए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे, हम लोगों ने थोड़ा सा 2 साल तक शादी के लिए वेट किया। मैंने तो उम्मीद, सच बताऊं, छोड़ दी थी। फिर मैं मुझे लगता नहीं था, क्योंकि इनके पापा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे इस चीज में, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, इसलिए फिर मैं इधर उधर देख रहा था कि कहीं, लेकिन कहते ना, जहाँ लिखा होता है वहीं पे होता है। और फिर कोइंसिडेंटली ये हुआ था कि इन्होंने अपने फैमिली को थोड़ा थ्रेट किया था, और कोर्ट मैरिज के लिए। तो फिर तब जाके वो कन्वेंस हुए इस चीज के लिए। और बहुत ही, मतलब आनंद फानंद में हमारा ये सब कुछ अभी इसी ईयर 2 फेब को 2025 में हमारी शादी हुई। बहुत बढ़िया जी। तो कपिल जी, जब आपने अपने परिवार से बात की तो मतलब वो कन्विंस तो बेशक थे,
लेकिन जी। उनका पहला रिएक्शन क्या था? सच बताऊं, मेरे पेरेंट्स का पहला रिएक्शन यही था कि हम तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। ऐसा अच्छा। बहुत कम लोग कहते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स का था कि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, मतलब अगर तुम राजी हो तो हम राजी हैं। तो चाहता तो हर कोई बेहतरीन है, लेकिन कभी कभी लोग बेहतर के चक्कर में बेहतरीन, मतलब कहते ना कि बेहतरीन के चक्कर में बेहतर को खो देते। तो ये वाली बात थी, लेकिन फैमिली मेरी कन्विंस थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उसका रीजन ये भी था कि उनको एक्चुअली जब घर में दो ब्लाइंड होते हैं तो उनको पता था कि उनकी बेटी जो मेरी सिस्टर है कि वो सब कुछ कर सकती है, और वो अपने जहाँ पे अभी वो है अपनी ससुराल में, तो सब कुछ वो हाउस वाइफ सब कुछ कर रही है। तो उनको पता था कि वो सब कुछ कर रही है, तो जो अभी उनकी बहू बन के आएगी तो उनको पता है कि जब उनकी बेटी कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकती। तो इसलिए उनको भरोसा था इस बात पे। बिल्कुल ठीक, बहुत सही कहा। तो चलिए अब थोड़ा सा कीर्ति जी भी इंतजार में है कि भाई वो भी तो अपनी कहानी सुनाना चाहेंगी। जी जी। मैं एक्चुअली तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलता हूँ, इसलिए मैं नंबर नहीं आने दे रहा नहीं, हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। आप मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं तो उसका कुछ तो लाभ हमें भी मिलना चाहिए ना। तो कीर्ति जी को आपके चक्कर में बोलना कम पड़ता होगा ना, ये अच्छी बात है। तो कीर्ति जी कैसे मिलना हुआ कपिल जी से, क्या सही याद कह रहे है? हो आप, ये और बात तो। ये सही कह रहा हूँ ना? हाँ। हाँ, लेकिन लेकिन सर, लेकिन जो कपिल जी ने बताया कि वो मेरा हाँ, जो कपिल जी ने बताया कि जो मेरा फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है एक्चुअली हम दोनों का, तरुण बंसल, तो उसी के थ्रू सर हमारी स्टार्टिंग हुई थी बात बात करने की। बस फिर क्या फ्रेंडशिप हो गई, फिर हम ऐसे एक दूसरे को बात करने लगे, फिर लाइक करने लगे, फिर सर होता गया, फिर नहीं तो शादी हो कैसे गई। शादी के लिए आप कैसे तैयार हुए कीर्ति जी? मतलब जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने के लिए कौन सी बात ने सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर किया? एक तो सर यही था कि ये क्या है, मतलब मैं क्या कैसे, ये सर एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं आपको बस एक ही शब्दों में यही कह सकती हूँ कि अच्छे इंसान है। अच्छा, हाँ जी सर। आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि ये अच्छे इंसान है? कि सर देखो, हेल्पफुल है मेरी, मतलब मुझे क्या है, बैंकिंग में कुछ भी पूछना था, कुछ भी है एक्सपेक्ट, जैसे मैं क्या, फर्स्ट थिंग तो है कि मेरी माँ नहीं है। तो जब मैं दुखी होती थी, डिमोटिवेट हो जाती थी, कभी कभी मुझे मोटिवेट अच्छा। करते थे। कहीं कोई भी हेल्प की जरूरत है तो मुझे हेल्प करते थे। मुझे ऐसा जी लगा कि हाँ, ये बंदा एकदम सही इंसान है, मतलब कि हाँ मैं इसके बारे में आगे सोच सकती हूँ, जी ऐसा। जी कीर्ति जी, तो ये तो आपने बताई बड़ी मार्मिक बात है कि भाई माताजी नहीं है आपकी, हाँ जी सर। और ऐसे में एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी अगर मिल जाए तो फिर तो क्या कहने हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन फैमिली मतलब फादर क्यों तैयार नहीं हो रहे थे फिर जब आप कन्विंस थे तो? हाँ, फर्स्ट रिएक्ट क्या था कि मेरी माँ नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले मेरे भाई को ये बात बताई। तो मेरे भाई ने बोला कि तुम दोनों बैंक में हो, पापा आराम से मान जाएंगे। मैं कहा ठीक है भाई, तू कह रहा है तो मान जाएंगे। फिर हाँ। मैंने बुआ जी को बताया, बुआ जी ने बोला, मेरी दो बुआ जी है, छोटी वाली को बताया, उन्होंने बोला कि बेटा मान जाएंगे पापा। मैं कहा, ठीक है मान जाएंगे, दो मेरी साइड हो गए, चलो ठीक है मान जाएंगे। अब दिवाली के टाइम सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने बात आगे छेड़ी। पापा ने बोला नहीं, हम नहीं करेंगे, हमें तो नॉर्मल चाहिए, अच्छा। चाहे हम दुकान वाला ढूंढ लेंगे पर चाहिए नॉर्मल। फिर सर वो वाली लाइन याद आती ना कि दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, बह तो गए बिल्कुल। वो वाला सीन मेरे साथ हो गया। फिर सर सर मेरे क्या है, मेरी मन में रहती है कि चाहे दुनिया हम पे भरोसा ना करे, दुनिया कहती है ना कि ये नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। और मेरे मन में ये रहता है कि मुझे अगर अपने आप पर विश्वास है ना, तो मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ। बस मेरा ये है मन, और मेरा जब प्यार सच्चा है तो मुझे पता था कि वो मुझे जरूर मिलेंगे, और सर ऐसा ही हुआ। मैंने बस नॉर्मली, मेरी बुआ जी की लड़की है, वो हमारे साथ में रहती है, तो मैंने उसको बोला था, मैं यार ऐसे ऐसे बात हो रही है, बता मैं क्या करूँ। फादर पापा मान नहीं रहे आगे, वो उनकी फैमिली ऐसा ना हो कहीं किसी और से कर दे, फिर कैसे क्या होगा। फिर मैंने कहा यार देख, या तो मान जाए, नहीं फिर मैं कोर्ट मैरिज करूंगी।
मैंने बस उसको वाह। ऐसे ही बोला था, उसने बात आगे बढ़ा अच्छा। दी। अच्छा। और रात शाम के टाइम कमेटी बैठी पूरी की पूरी, सारे लोग बैठे एक साथ होके, फिर उसने बात आगे बढ़ाई। फिर क्या पापा मान गए एकदम से कि भैया कहीं कुछ गलत ना कर ले। हालांकि मैं करती नहीं, उनको पता था कि हमारी बेटी ऐसा नहीं करेगी, उनको विश्वास नहीं वाली थी, और ना मैं करती ऐसा। मैं तो बस उन लोगों को ऐसे बोलते हैं ना, धमकी देना टाइप, तो मैं बस उनको वैसे डरा रही थी। आप तो किसी तरीके से बात पहुंचाना चाह रही थी उन तक। वाह, कि कैसे मान जाए पापा। तो बस फिर क्या था, 3-4 दिन वो मान गए, फिर हमारी एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई सर। बहुत बढ़िया। तो कीर्ति जी, अब कैसी है आपकी मैरिड लाइफ, कैसा लग रहा है अब फरवरी से अब तक? अच्छा लग रहा है सर लाइफ में, और शादी के बाद तो सर बड़े ही लगता है सर। नहीं, यहाँ पे मतलब घर परिवार में जो माहौल सर है वो। बहुत माहौल एकदम बहुत बढ़िया है। मम्मी पापा भाई भाभी और इनका एक छोटा सा भतीजा भी है, वो सारे दिन ऑलमोस्ट हमारे साथ ही रहता है। अभी भी हमारे साथ ही बैठा हुआ है, वो ध्यान से सारी बातें सुन रहा है। क्या बात है, और बहुत उसका खूब, नाम भी बहुत। केसी ही है, कुणाल, उसका नाम भी केसी ही है। अच्छा। अरे गजब, इसलिए हमारे भाई का नाम भी कुणाल ही है। इसलिए हम तीनों गजब। की जोड़ी जमती है। बहुत बढ़िया। तो कीर्ति जी, फिर जो बैंक के काम के साथ साथ हाँ जी सर। कभी ऐसे कोई मुद्दा आप दोनों के बीच में, कभी ऐसा कोई मुद्दा आया कि भाई घर के कामकाज भी सीखने पड़ेंगे या करने पड़ेंगे, या ऐसा कोई? नहीं 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 सर, ऐसा तो सर पहले से था ही नहीं कभी। क्योंकि सर मुझे आदत है घर के काम करने की, स्टार्टिंग से ही सर मुझे आदत है घर के काम करने की। तो ऐसा मुझे अच्छा। कुछ लगा नहीं, क्योंकि मैं बैंकिंग के साथ साथ घर भी संभाल ही लेती हूँ थोड़ा। अच्छा, संभाल ही लेते हैं आप। हाँ, मुझे बाकी आदत है सर घर से। ऐसी कोई जरूरत पड़ती है कि भाई, जैसे कपिल जी ने कहा कि हम काफी आराम की जिंदगी जीते रहे हैं, तो मतलब घर में मेड वगैरह हो और आपको ज्यादा काम ना करना पड़े, ऐसी स्थिति रहती है? मेड तो सर हमारी लगी हुई है। अच्छा, लगी हुई है। हाँ जी। तो आपके जिंदगी में कपिल जी ही पहले शख्स थे या कोई और भी आया? जी सर। नहीं नहीं सर, ये ही मेरे फर्स्ट फर्स्ट लास्ट कुछ भी बोलो, ये ही है सर। हाँ, अच्छा इससे अच्छा। पहले नहीं, मैंने इसलिए हाँ पूछा जी। कि भाई कुछ सालों से बातचीत चल रही हो, कहीं पर परिवार वाले ट्राई कर रहे हो, मान लीजिए कि नहीं भाई सर, मुझे हमारी फैमिली क्या है, थोड़ी पुराने विचारों वाली है। तो मुझे पता था जी। कि लव मैरिज के लिए मानेंगे ही नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। और ये हो गई, ये तो मैं विश्वास ही नहीं करती कि मेरे पापा हमारी लव मैरिज के लिए मतलब ऐसे मान गए। ये बहुत ही बड़ा वो है सर, शॉक करने वाली बात है। तो हमारी फैमिली नहीं मानती सर, लव मैरिज हमारे यहाँ अलाउ ही नहीं है। अच्छा। तो आपकी माताजी को कब खो दिया था आपने, कीर्ति जी? सर मेरी मम्मी 2013 में एक्सपायर हो गई थी, साइलेंट अच्छा, अटैक। ओके। फिर उसके बाद मतलब एक ब्लाइंड लड़की और फिर माँ के जाने के बाद कैसे आपने अपने आप को संभाला? सर उसके मैं क्या उस फर्स्ट ईयर में थी, ये ग्रेजुएशन का मेरा फर्स्ट ईयर था। मैं सुबह कॉलेज जाती तो एक ही उम्मीद के साथ जाती थी कि मैं जो शाम को आऊंगी तो मुझे गेट पे खड़ी हुई मेरी माँ मिलेगी। पर सर ऐसा हो नहीं सकता ना, जो चला गया वो वापस तो आने जरा। वो आने से रहा, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो सर धीरे धीरे फिर खुद को संभाल लिया, जैसे भी है संभाल लिया खुद। हाँ, लेकिन खैर ये सब ईश्वर की बनाए हुए नियम कायदे कानून हैं, जो जिसके अनुसार हम सबको चलना होता है। बहुत खूब। तो कपिल जी, एक बात बताइए जी कि आमतौर पर आरपी को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न रहता है लोगों में। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो बताया आपने, आप दोनों को ही सेम प्रॉब्लम है। तो शादी से पहले क्या इस बारे में भी कुछ विचार किया आपने या नहीं? ऐसा कुछ भी सोचने की मतलब मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया? ये बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने बहुत स्टडी भी की है इस पे कि इस केस में क्या होता है, क्या ये जेनेटिक है या नहीं है, और क्या इसका कोई आगे अभी ट्रीटमेंट है या नहीं है। मैं स्टडी करता रहता हूँ और डॉक्टर से भी मैं कंसल्ट करता रहता हूँ इस बारे में। और तो इस आरपी का जो अभी तक मेरे और भी बहुत सारे कपल है जिनको आरपी है, जिसकी सिस्टर है और उनको भी है, और मेरी जो जीजा जी है उनको भी आरपी है।
लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये आप बच्चों में भी आएगा, ये फिक्स नहीं है। इसको बताते जेनेटिक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स जेनेटिक बताते हैं, लेकिन जैसे कि कीर्ति ने बताया कि उसकी फैमिली में किसी को आज तक ये नहीं है। हाँ जी, मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, डॉक्टर्स की मैं कंसल्ट करता रहता हूँ, तो सभी ने यही बताया, मोस्टली ये है कि डॉक्टर्स जेनेटिक बताते हैं, और लेकिन बहुत से ऐसे कपल हैं जो दोनों को आरपी है, जैसे मेरी सिस्टर को और उनके हस्बैंड को भी आरपी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बच्चों में भी आए, ये कोई इफेक्ट जरूरी नहीं है, ये सब कुछ गॉड पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आरपी की आए, लेकिन आप अगर सेफ साइड रहना चाहते हैं, इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग होती है। मैंने अभी डॉक्टर से बात की, अगर वो आप अगर चाहें, जैसे बेबी प्लान करने से पहले आप चाहें तो वो जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये क्या है, हर जगह पे नहीं है, तो जैसे जयपुर में भी नहीं है, ये दिल्ली में है गंगाराम हॉस्पिटल और एम्स के अंदर ये है, जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं और काउंसलिंग होती है, जिससे पता चलता है कि आगे बच्चों में आएगा कि नहीं। लेकिन कुछ लोग इसको कराते हैं, कुछ नहीं कराते, और ये सब कुछ गॉड गिफ्टेड है। अगर होना होगा तो कितना खर्च आ जाता है इसमें कपिल जी? कितना खर्च आ जाता है इस काउंसलिंग में? मैंने इसके लिए पता किया था सर, इसमें करीब 20 से 25 हजार रुपए का ये खर्चा आता है। तो लेकिन इसमें आपको इसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी काफी दिन में बाद आती हैं बाहर से। दोनों को कराना होता है या एक को ही कराना होता है? नहीं, दोनों को कराना होता है सर। तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा कि आरपी को लेकर के कई लोग ये जेनेटिक डिजीज को लेकर के काफी परेशान रहते हैं, और इसलिए भी कई बार कई लोगों का निर्णय नहीं हो पाता है मैरिज को लेकर के। जी जी। तो इस तरह के केसेस भी हुए हैं। गॉड पे डिपेंड करता है, अगर जी, ये सब कुछ गॉड पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको आरपी है, कपल्स को, लेकिन उनके बेबी अभी बिल्कुल पूरी तरह से सही है, उन्होंने सब कुछ चेकअप कराया हुआ है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन जैसे आपकी फैमिली में आपने बताया आपकी सिस्टर को भी और आपको भी है। हाँ जी, उनको भी आरपी है ना? हाँ, उनको भी आरपी है, लेकिन पेरेंट्स को नहीं है। और मेरे एक भाई भी है, बीच में एक भाई भी है मेरा, हम दोनों के बीच में, उसको भी नहीं। अच्छा, उनको भी नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि अवेयर रहना जरूरी है, अब जो होना है वो तो होगा ही। बाकी हम लोग आजकल मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि इन चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं थोड़ा सा ना। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका एक और मैं चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जैसा कि इसकी कुछ लोग ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते रहते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। मैं पिछले 10-15 साल से सुन रहा हूँ कि इसका रिसर्च चल रहा है, और अभी इंडिया में तो नहीं, लेकिन यूएस में इसका रिसर्च चल रहा है। एक बायोनिक रिडाल चिप करके कोई इस पे रिसर्च चल रहा है, लेकिन काफी साल से सुन रहे, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, वो कब आएगा कुछ पता नहीं। लेकिन डॉक्टर्स तो हमेशा होप ही देते हैं, कोई भी पेशेंट जाता है किसी भी तरह का, कोई भी बीमारी का, वो कभी आपको नेगेटिव होप नहीं देंगे, वो पॉजिटिव ही बोलेंगे कि इसका कोई भी बीमारी की उसका इलाज आएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो कपिल जी बताइए, इतनी जगह आपने मतलब मैरिज के लिए ट्राई किया, तो कहीं पर कुछ बात आगे बढ़ी थी या कहीं बात शुरू ही नहीं हो पाती थी कीर्ति जी के अलावा? नहीं सर, ऐसे तो जब एक्चुअली जब मेरा कीर्ति के साथ एंगेजमेंट हो गई थी, तो उसके बाद फिर कुछ जगहों से, 1-2 जगह से फोन वोन आए मेरे पास कि शादी के लिए, लेकिन फिर सबको मुझे यही बोलना पड़ता था कि अभी रिश्ता पक्का हो गया है, अभी जरूरत नहीं है। क्या यानी उनको भी एहसास बाद में हुआ कि भाई लड़का काबिल है। ये कपिल जी एक बात बताओ, हमराही जैसे जो कार्यक्रम है उनका क्या योगदान समझते हैं आप इस तरह के मामले में? ये मुझे लगता है सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने, और सच में बताऊं, ये बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं, और कि इस तरह के प्रोग्राम्स करने से जो कितने सारे लिसनर्स इनको सुनते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ब्लाइंड कम्युनिटी को तो फायदा है ही, लेकिन अगर कोई अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को इनको सुनाता है, तो वो मुझे लगता है ब्लाइंड से ज्यादा वो बहुत मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे कि देखो, जैसे हमारी कहानी अगर कोई सुनेगा, कोई पेरेंट्स अगर सुनते हैं
और उनका बच्चा अगर ब्लाइंड है तो वो जरूर मोटिवेट होगा कि अगर ये लोग सब कुछ कर सकते हैं, इतना खुश हैं हमारी बातें सुन के, उनको लगेगा कितना खुशी से ये लोग अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो वो जरूर अपने बच्चों, कभी ये नहीं बोलेंगे नहीं यार हमारे बच्चों के लिए हमें साइटेड ही चाहिए या बिना कोई डिसेबिलिटी वाला चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो अपने बच्चों की खुशी में खुशी ढूंढेंगे। बिल्कुल सही है। आपने कौन सा प्रोग्राम सुना था और आप कौन से प्रोग्राम से मोटिवेट हुए थे कपिल जी? मैंने तो सर आपके बहुत पहले बहुत सारे प्रोग्राम सुने थे, हमराई के मैं सुनता रहता था पहले, और लेकिन मैंने पहले भी बताया आपको कि मैंने तो अपनी सिस्टर से इंस्पायर हुआ हूँ। तो बिल्कुल चाहे सही वो बाहर, तो मुझे लगता है कहीं दूर जब घर में लोग होते हैं तो फिर किसी को दूसरे को आइडल बनाने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल तो सही है। मैंने उनको ही आइडल बनाया, तो मुझे लगा कि वो सब कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है। तो कभी अजमेर आना होता है कि नहीं? जी सर, मैं अभी आया था कुछ दिन पहले ही। हमने एक्चुअली अभी अच्छा नई कार ली है, तो सबसे पहले मैं अजमेर ही आया था अपनी सिस्टर के अच्छा पास। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो कीर्ति जी से थोड़ी सी अब चर्चा कर लेते हैं। जी 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 कीर्ति जी, अब पापा का क्या कहना है ये बताओ, कि जो वो नॉर्मल की बात या साइटेड तो की सर बात करते पापा, थे, हाँ अब क्या कहते हैं? अब तो सर पापा एकदम खुश है। उनको भी पता है कि हाँ परिवार बढ़िया है, लड़का बढ़िया है, हमारी बेटी खुश रह रही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये तो सर मैं उनको ये वाली बातें तो मैं उनको पहले भी बताती थी कि फैमिली बहुत बढ़िया है, और ये कपिल जी हैं ये भी बहुत बढ़िया है, नौकरी है, क्या दिक्कत भी कुछ है नहीं, उनकी सिस्टर भी एक ब्लाइंड है। मैं सर अपनी फैमिली को बस एक ये बात पहले बताती थी कि जिस घर में एक बेटी ऑलरेडी ब्लाइंड है तो वो मुझे एक्सेप्ट आराम से कर लेंगे। वो कर लेंगे। जैसे कि हाँ जैसे नॉर्मल वाली फैमिली में हम जाते हैं सर, वो दिक्कत रहती है, पता नहीं हमें क्या बोलेंगे, चार आदमी के सामने भी बोल सकते हैं हमारी बहू को दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकती, ये नौकरी है पर देख नहीं सकती। सर ये वाली बात फिर चुभती है, जो रिस्पेक्ट नहीं रहता उस वाली बात में। तो मैं यही अपनी फैमिली को कहती थी कि उस घर में ऑलरेडी एक बेटी ब्लाइंड है तो भाई वहाँ कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, वो मुझे आराम से रेस्पेक्ट देंगे, सब कुछ होगा वहाँ। तो अब उनको लग रहा है मेरे पापा को कि हाँ हमारी बेटी खुश है, तो सर अब वो भी खुश है, कुछ नहीं है। आते हैं वो लोग भी आपके पास यहाँ पे ठीक में? मुझे आते हैं। अभी शादी के बाद 2-3 बार हम होके भी आए हैं वहाँ, और मेरे चाचा चाची सब यहाँ आके भी गए हैं अभी। इसके अलावा कीर्ति जी क्या आपकी हॉबीज हैं, क्या पसंद है आपको, थोड़ा बताइए। पसंद में मतलब सर किस चीज में पसंद? हॉबी मतलब तो सर आपकी हॉबीज हॉबीज तो सर मेरी डांसिंग है सर। अच्छा, हाँ जी सर। करते हैं आप डांस? हाँ जी सर। आपने ऐसे सीखा ही था या नहीं सर, आपने ऐसे सीखा था सीखे या बस शौक किया? नहीं, सीखा ऐसे ही सर शौक के लिए थे। कहीं घूमने गए अभी तक शादी के बाद? सर ऐसे कोई अपने रिलेशन वालों की यही गए हैं, जैसे मामा जी के यहाँ, दीदी के यहाँ, ऐसे बस इन्हीं भाई जगहों पे गए हैं। बैंक वालों को तो यहाँ हमारे आसपास बैंक वालों को तो मौका मिलता है ना अभी घूमने का। अभी सब प्लान कर रहे हैं, हम जाएंगे पर अभी यहाँ आसपास मक्का वृंदावन इधर जरूर घूमे हुए हैं। आगे का हमने अभी प्लान किया है, जाएंगे सर घूमने। जी तो चलिए बहुत अच्छी बात है, काफी मजा आया आप दोनों से बात करके आज। और उम्मीद है कि श्रोताओं को भी, खासकर जो आप दोनों की बातें हैं, आप दोनों की जो समानता है और आप दोनों की जो आरपी वाली परेशानी है, उससे काफी कुछ उन्होंने सीखा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सर एक बात में, जहाँ ये हमारी जो सिमिलरिटी है ना, मैं उसमें एक ऐड ऑन करना चाहती हूँ। हमारा जो वो है ना बर्थडे, वो भी सर हमारा सेम मंथ में ही आता है। मेरा 11 मार्च को आता है और इनका 30 मार्च को आता है। क्या बात है, गजब, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये एक और समानता जुड़ गई, सिमिलरिटी जुड़ गई एक और। तो श्रोताओं, आज हमराही कार्यक्रम में आपने अभी तक सुना है कपिल जी और कीर्ति जी को, जिनकी बहुत सारी समानताएं इन दोनों को एक करने में कारगर रही हैं। तो आप लोग भी अपनी अपनी समानता को पहचानें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, यही कह सकते हैं। अब लगभग कार्यक्रम के अंत में ही हैं हम लोग, तो चलते चलते कीर्ति जी, मैं चाहूंगा कि आप क्या मैसेज देंगे हमारे सुनने वालों को? मैं सर यही कहना चाहती हूँ सारे लिसनर्स को कि पार्टनर ढूंढो, लाइफ पार्टनर ढूंढो, बट अच्छे से सोच समझ के, क्योंकि
जो शादी का फैसला होता है ना सर, ये पूरी जिंदगी का फैसला होता है, क्योंकि गुड्डे गुड़ियों को खेल नहीं होता कि हाँ आज ये ले लिया कल उसको ले लिया। तो लाइफ पार्टनर ढूंढो, बड़े सोच समझ के ढूंढना। बस सर मैं यही कहना चाहती हूँ। जी, लाइफ पार्टनर ढूंढें तो बहुत सोच समझ करके ढूंढें। अब कपिल जी की बातें भी वैसे तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन अब चलते चलते कपिल जी आप भी बताइए कि हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, जैसा कि कीर्ति ने भी बोला कि सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में दो चीजें ऐसी है वो बहुत जल्दी हम स्विच नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। एक तो जॉब और एक शादी। तो बहुत ही सोच समझ के आप लोगों को फैसला लेना है। लेकिन आप अगर किसी को सच्चा प्यार करते, दिल से प्यार करते, तो फिर इतना आप उस पर भरोसा रखें एक दूसरे पे कि शादी फिर उसी के साथ करें, कि क्योंकि ये एक टाइम पास ये का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और भरोसा ये रखें कि मैंने कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरा भी ऐसे गॉड से भरोसा उठ गया था कि यार पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, मैं भी एक दूसरा कोई तलाश कर रहा था। लेकिन जोड़ी ऊपर से बन के आती है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो फिर भरोसा रखें, जरूर मंजिल मिलती है। तो कपिल जी डीमोटिवेट होने लग गए थे, मतलब आप भी हैं? हाँ थोड़ा सा सर, एक्चुअली क्या होता है कि सबको नेगेटिव, बहुत सारे नेगेटिव ऐसे पॉइंट्स आ रहे थे सामने से, बिल्कुल ही मना हो गई थी, तो मुझे लगा था कि यार शायद होगा नहीं, बात बनेगी नहीं। तो इस तरह का हो जाता है सर कभी कभी। पर सर उस टाइम मैं इनको मोटिवेट करती थी कि विश्वास रखो, अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हमारी शादी जरूर होगी, भगवान हमें जरूर मिलाएगा। एक बात है सर, कीर्ति ने बहुत मतलब मोटिवेट किया, और ये इतना मतलब कॉन्फिडेंट थी हमारी शादी को लेके, इसने यहाँ तक बोल दिया था अगर मैं करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, नहीं तो किसी और से नहीं करूंगी। क्या बात है, बताइए। फिर तो मतलब बहुत ही वाकई में मजेदार है आप दोनों की कहानी। और मतलब आप दुनिया को मोटिवेट कर रहे थे, कीर्ति जी आपको मोटिवेट कर रही थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप खुद डिमोटिवेट होते जा रहे थे धीरे धीरे, इसीलिए आपके जीवन में कीर्ति जी जैसे मजबूत जीवन साथी का आना बहुत सुखद है, बहुत अच्छा रहा। और बिल्कुल तो श्रोताओं, आज आपने सुना हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत कीर्ति जी और कपिल जी को। उम्मीद है इन दोनों की बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी, और जैसा कि हर कार्यक्रम कुछ न कुछ सिखाता है, तो इस कार्यक्रम से भी आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आप सबकी प्रतिक्रियाएं बताएंगे कि कैसा रहा ये कार्यक्रम। अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा 9414151415 पर। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, और हमराही कार्यक्रम में आते रहो। क्योंकि अगर आप विवाहित हैं यानी शादीशुदा हैं, आप में से कोई भी एक व्यक्ति अगर दिव्यांग हैं तो, और आप अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो कपिल जी और कीर्ति जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और इस कार्यक्रम में आने के लिए। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, अब ये था आज का हमराही कार्यक्रम। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ, किसी नई कहानी के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आभार। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। अब आप सबको करना क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है,